चलो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रेमेडीज। है ना? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने तोड़ा तो आपके खिलाफ क्या क्या हो सकता है। मतलब समझो कि जो दुखी पार्टी है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, मतलब वो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ ना, कि भाई जिसका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो वो क्या क्या एक्शन ले सकता है ना? ये सब अपन लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि भैया ब्रीच होता क्या है और उससे क्या क्या आपको मिलने वाला है। ठीक बात है ना? चलो अब देखो। तो देखो, टेबल बना हुआ है, इसमें आपको समझ में आएगा। सबसे पहला होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच। फिर अपन देखेंगे इसकी रेमेडीज। तो ब्रीच दो टाइप का होता है। देखो समझो, एग्जाम्पल समझो। मैंने मान लो तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है? अब एक तो ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट कि भाई इमीडिएट होता है। जैसे हम लोग दुकान उकान में गए, पेट्रोल भरवाने हैं, तो हमने बोला कि भैया पेट्रोल भर देना, तो वो इमीडिएट हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है? अब कई बार क्या होता है कि भाई मान लो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें हमने क्या बोला कि आप हमको हमको आज की तारीख है, 27 तारीख है ना? हमको 1 मार्च को बाहर जाना रहेगा, है ना? एक सेकेंड। हेलो। ठीक है, चलो। तो मुझे गाड़ी चाहिए थी कब? मान लो 5 मार्च को मेरे को बाहर जाना। अब 5 मार्च को मेरे को अगर बाहर जाना है, मुझे गाड़ी चाहिए। मैंने एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया, गाड़ी वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया, भैया 5 को गाड़ी चाहिए, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा? 5 को मुझे गाड़ी देगा और मुझे क्या करना है? है ना? क्लियर है? अब होगा क्या कि ब्रीच का मतलब क्या, कि अगले ने गाड़ी नहीं दी। कब देनी थी उसको गाड़ी? 3 को मना कर दिया, 2 को मना कर दिया। ये क्या है? एंटिसिपेटरी ब्रीच। 5 ही को मना किया, एक्चुअल ब्रीच। देख लो, नोट कर लो। हो गया? ठीक है, चलो रीड करो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा हुआ है।
ठीक है, क्या लिखा है? ब्रीच तब होता है जब एक पार्टी अपना पार्ट नहीं निभाए, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? ब्रीच। क्लियर है? जब एक पार्टी अपना पार्ट नहीं निभा रही है तो उसे कहा जाता है ब्रीच। ठीक ना? दो टाइप की ब्रीच होती है, एक होती है एक्चुअल ब्रीच, एक होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब उसी दिन मना करना। एंटिसिपेटरी मतलब पहले से मना करना। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, समझना किसको पड़ेगा? एंटिसिपेटरी ब्रीच को। क्योंकि एक्चुअल तो सिंपल है कि भाई ये नहीं किया ना परफॉर्म, जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू था उस दिन नहीं किया, या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मना कर दिया, तो ये क्या कहलाया? एक्चुअल ब्रीच। भाई जो निभाना था नहीं निभाया ना, तो एक्चुअल ब्रीच। पर आप पहले से मना कर रहे हो, परफॉर्मेंस की डेट बाद की थी, आप पहले से मना कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? एंटिसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। मैंने गाड़ी वाले से बोला था यार 5 मार्च को बाहर जाना है, मेरे को गाड़ी दे देना। अब वो 3 को मना करने लगा, कह रहा भैया गाड़ी तो नहीं है, नहीं दे पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर कानून मेरे को कहता है कि भैया दो ऑप्शन है, उसने मना करने के बावजूद वेट कर लो 5 का। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? दो आउटकम हो सकते हैं। एक आउटकम कि हाँ 5 को भी कैंसिल ही हो गई, तो फिर वो बदल गया किसमें? एक्चुअल ब्रीच में। बट एक आउटकम ये भी हो सकता है कि वो मना किया था उसने 3 को, पर 5 को वो परफॉर्म कर दे। 5 को क्या कर दे वो? परफॉर्म। तो क्या होगा? हम्म। कॉन्ट्रैक्ट का सर परफॉर्मेंस रियलिटी शो होता है। तो फिर उसने जो मना किया था उसका क्या? उसका कुछ नहीं। नहीं आया समझ में? पूरी सिचुएशन समझो, क्योंकि हर सिचुएशन के लिए कानून अलग है। समझ में आ रहा है? सिर्फ ये नहीं है कानून की एंटिसिपेटरी ब्रीच हुई तो क्या। ठीक है, मतलब एंटिसिपेटरी ब्रीच हुई तो उसके बाद भी फर्दर दो ऑप्शंस निकलते हैं, कि एक सामने वाले ने वेट किया या सामने वाले ने दूसरा ऑप्शन क्या है। एक ऑप्शन मैंने बताया आपको कि मैंने 5 की गाड़ी बुक कर दी, उसने 3 को मना किया, मैंने कहा कोई बात नहीं अभी गुस्से में है, 5 को दे देगा ये गाड़ी। दूसरा क्या हुआ? मैंने बोला अरे यार ऐसे कैसे, वो कब मना कर रहा है? 3 को। तो मैं उससे कह रहा हूँ यार ऐसे कैसे, अब लास्ट एंड में मेरे को दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी, ये वो सब तीन ही को मैंने खूब सुना उसको। मैंने कहा भाड़ हो जाए, ठीक है मेरे को दूसरी गाड़ी करनी है, अब तुम मुझे मेरा नुकसान जो होगा दूसरी गाड़ी बुक करने के चक्कर में वो तुम मुझे दो। आ रहा है समझ में? ये है दूसरा ऑप्शन, कि क्या कर लो? कैंसिल करो और डैमेजेस वसूल लो। बोलो आया क्या समझ में? क्लियर है? तो एंटिसिपेटरी ब्रीच अगर करी सामने वाले ने, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वेट कर लो और या तो कैंसिल कर दो। अब कैंसिल कर दिया तो सब खत्म, फिर ड्यू डेट का कोई मीनिंग नहीं है। पर अगर वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो तो फिर उस कैंसिलेशन का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि बात अब आगे बढ़ गई। नहीं आया समझ में? मतलब 3rd को उसने मना किया तो मैं मना कर दूं, बस अब 5 का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मान लो क्या होता है, मैं वेट कर रहा हूं कब? 3 से, उसके मना करने के बाद भी, तो फिर अब 3 के उसके मना करने की कोई बात ही नहीं। क्योंकि अब क्या होगा, जब 5 को कैंसिल होगा तो मैं उसको एक्चुअल ब्रीच मानूंगा। इसका मतलब एंटिसिपेटरी ब्रीच में अगर मैंने वेट करने का निर्णय लिया, तो मतलब एंटिसिपेटरी ब्रीच हुई नहीं, ऐसा मान। क्या क्लियर है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर बस डेफिनेशन वाली बात है, क्योंकि एंटिसिपेटरी में नहीं कवर होगी। इसके भी फर्दर आउटकम है ना। जैसे मान लो उसने 3 को मना किया, ठीक है, और 5 को सरकार का रूल आ गया कोई गाड़ी नहीं जाएगी जबलपुर से बाहर। अब अब मैं उस पर ये भी केस नहीं कर सकता कि उसने मना किया था। नहीं आया समझ में? क्योंकि अब क्या हुआ, मैंने वेट करने का डिसाइड किया था।
तो अब वो ब्रीच थोड़ी है, अब तो वो इम्पॉसिबिलिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो ब्रीच नहीं है, अब वो क्या है? इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी का फायदा किसको मिलेगा? हाँ। टैक्सी वाले को। बोलो, क्लियर है तो क्या? सर उसने मना कर दिया है तो आप 5 तारीख तक वही रुको। बात है ना, मैं अगर रुकने का निर्णय करता हूँ, हाँ बोलो, तुम बोलो। सर उसने मना कर दिया, आप 5 तारीख तक रुके हो। सर आप 5 तारीख में फिर उससे बोलोगे गाड़ी ले आओ, तो उसमें तो कोई तो ऑब्लिगेशन है अब वो क्या बोलेगा? बोलेगा सरकार नहीं मना किया हुआ है, मैं तो लाने वाला था। नहीं। सर सरकार की बात ना करें, मान लो मतलब उसके बाद गाड़ी नहीं है, हाँ, तो वो एक्चुअल ब्रीच हो गया। फिर ब्रीच में बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। काय के बेनिफिट्स? बेनिफिट्स मतलब जो की लीगल पेपर डैमेजेस? नहीं डैमेजेस। ऐसा कुछ नहीं। डैमेजेस किस हिसाब से मिलेंगे बताओ, इस पे भी रूल है। दूसरी गाड़ी बार बुक करेंगे उसमें लिखते हुए चार्जेस हाँ, तो लगेंगे। 3 के हिसाब से डैमेजेस, 3 को आप कैंसिल कर रहे हो तो 3 के हिसाब से डैमेजेस कैलकुलेट किए जाएंगे। 5 को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो 5 के हिसाब से डैमेजेस सर कैलकुलेट उसने किए तीन को जाएंगे। मना कर दिया था, लेकिन आप 5 तक वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से सुनो। अगर मैं वेट कर रहा था तो फिर 3 को भूल जाओ ना, फिर 3 को कुछ नहीं हुआ। फिर सिर्फ एक्चुअल ब्रीच ही हुई कब? 5 को। तो लेकिन वो तो ये कह सकते मैंने तो आपको 3 ही में मना कर दिया था कि नहीं दे पाएंगे। डैमेजेस किस हिसाब से आएंगे फिर? 5 के हिसाब से। नहीं आया समझ में? मैं तुमको ये बता रहा हूं कि कानून कैसे एप्लीकेबल होगा। कानून लिमिटेड है, सिचुएशन अनलिमिटेड है। तुम कोई भी सिचुएशन बनाओ, वो इन्हीं में से किसी सिचुएशन में फंसेगी ना। और या तो उसके लिए कोई नई सिचुएशन होगी, पर ये जो तुम बोल रहे हो ये कोई नई सिचुएशन थोड़ी है, ये तो ऑलरेडी कवर होने वाली बात है। नहीं आया समझ में? ठीक है, चलो। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच takes place before the time fixed for performance has arrived। मतलब, तो इसके टाइम पे पहले मना कर दें। हम्म, कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस टाइम है उसके पहले ही मना कर देना। है ना? essentially the promiser renounces their obligation in advance। renounce मतलब त्याग देना। उसने पहले ही मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, या अपने आप को डिसेबल। अच्छा, एक चीज और है, डिसेबल कर लिया मतलब उसने सारी गाड़ियां ही बेच दी, बिजनेस ही चेंज कर लिया 3 तारीख को। तो मतलब 5 को नहीं दे पाएगा ना। यानी कि एक होता है डायरेक्ट मना करना, और एक होता है कि भैया अब तो तुम कर ही नहीं पाओगे ना, डिसेबल कर लेना अपने आप फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट। दोनों केसेस में मैं उससे, नहीं नहीं, ये ब्रीच में आएगा ना, उस डिसेबलिंग हिमसेल्फ। ध्यान से समझो, डिसेबलिंग देमसेल्फ का मतलब क्या है? वो खुद अपने आप को डिसेबल कर रहा है। यू कैन नॉट क्रिएट इम्पॉसिबिलिटी, दैट विल बी अ ब्रीच। इम्पॉसिबिलिटी कम्स ऑटोमेटिकली। ठीक है। पूरा बनाओ केस, पूरा बनाओ। डिसेबल कर लिया तो अब सामने वाला क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, या तो वो वेट कर सकता है। डिसेबिलिटी भी ऐसी हो सकती है ना, टेम्पररी या परमानेंट, क्या पता। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं ना अपन आगे। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक होगा एक्सप्रेस और एक होगा इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या है? उसने मना कर दिया, बोल के या लिख के। समझ में आ रहा है? अनविलिंगनेस टू परफॉर्म। एग्जाम्पल, ए ने 15 जुलाई को अग्री किया था कि 10 बेल ऑफ कॉटन वो सप्लाई कर देगा 14 अगस्त को। 30 जुलाई को ही उसने बोला कि ना हो पाएगा। ये क्या कहलाया बेटा? एक्सप्रेस ब्रीच। बोलो बोलो बोलो।
बोलो बोलो बोलो। The promiser's actions make performance impossible or show clear unwillingness. बोलो बोलो बोलो। इम्प्लाइड मतलब उसके एक्शन से उसने इम्पॉसिबल कर लिया है, एक्शन से इम्पॉसिबल कर लिया है, या तो क्लियर अनविलिंगनेस उसने दर्शाई है। बोलता तो एक्सप्रेस हो जाता। बोलो बोलो बोलो। ए प्रोमिस टू सेल इज वाइट हॉर्स टू बी फॉर 50,000, पर 1 अगस्त को उसने सी को भेज दिया। इस कंडक्ट से ए ने एंटिसिपेटरी ब्रीच कर दी। कोई भी डाउट हो हल्का फुल्का सा भी तो पूछ लेना। इनवैलिड लीगल है। जब हाँ बेटा। जब बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसने सी को कैसे भेज दिया? गलत किया ना, यही तो पढ़ रहा अपन लोग, ब्रीच कर दिया। तब बी क्लेम कर सकते हैं ना खुद से। ब्रीच किया ना उसने। अब तुम उसका बाद का आउटकम मत देखो, अभी अपन लोग पढ़ेंगे कि बाद का आउटकम क्या क्या हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं, तुम रेमेडी पे बात करने लगते हो। हम बोल रहे ब्रीच है कि नहीं। गलत किया ना, तोड़ा ना कॉन्ट्रैक्ट। अरे समझ, अभी अपन यही देख रहे हैं कि भाई ब्रीच कब कहलाएगा कब नहीं कहलाएगा। अरे समझ में, यस। है ना। चलो अब देखो। Where a party to contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. बोलो। जब एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद परफॉर्मेंस के समय क्या कर दिया, अपने आप को डिसेबल कर लिया या मना कर दिया, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, इस बात से, उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने से, ठीक है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल, अनटिल अनलेस सामने वाली पार्टी ये डिसाइड करे कि नहीं नहीं, लेट मी वेट। काय के लिए वेट करेंगे हम, ड्यू डेट तक वेट करेंगे कि देखते हैं वो निभाएगा या नहीं। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है सेक्शन 39 की। कानून ऐसे ही लिखा होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्लियर है। आपको एक लाइन 4 4 बार पढ़नी पड़ेगी, ये याद रखना, तब जा करके आपको क्लियर होगा। बोलो बोलो बोलो। है ये क्लियर, यस। है ना। चलो, तो अगर पार्टी मना कर रही है तो रिफ्यूजेस, या उसने अपने आप को ऐसी कंडीशन में रख दिया है कि वो ना कर पाए सामने वाले का कॉन्ट्रैक्ट पूरा, इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या बोला जाएगा कि ब्रीच है। याद रखना, अगर इम्पॉसिबल हो जाता है तो ये ब्रीच नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल तो अपने आप ही होगा ना। अगर उसने उसने किया है कुछ, देन इट विल बी अ ब्रीच। उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई, दिस इज इम्पॉसिबिलिटी। उसने खुद ही अपनी टांग तोड़ दी, ब्रीच।
नहीं आया समझ में? ठीक है ना। प्रोमिसी का क्या राइट है? इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर ले या वेट करे। बेसिक लेवल पर लिख लेना इसको। तो क्या दो ऑप्शन कि वो उसी समय कैंसिल कर दे या वेट करे। बोलो बेटा। हुआ हुआ हुआ। अब एंटिसिपेटरी ब्रीच की क्या इफेक्ट्स होते हैं? जब प्रोमिसर एंटिसिपेटरी ब्रीच करता है तो प्रोमिसी, प्रोमिसी कौन होता जैसे प्रॉमिस है ना? जिसको प्रॉमिस किया गया है। प्रोमिसर जिसने प्रॉमिस किया है। यहां दुखी कौन है ब्रीच में? प्रॉमिस प्रोमिसी। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो प्रोमिसी को ये अब मौका मिल जाएगा कि भैया तुम भी मत करो परफॉर्म। आ रहा है समझ में? रेमेडीज अभी अपन प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या कर सकता है। बाकी सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो वो इस बात से फ्री हो गया कि भैया उसको भी नहीं करना है परफॉर्म, क्योंकि सामने वाले ने तो मना ही कर दिया ना, तो तुम काय को करो परफॉर्म। क्लियर है? और अब उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे राइट अवे, और फिर केस कर दे प्रोमिसर पे काय के लिए? ब्रीच, वो डैमेजेस के लिए। ड्यू डेट तक वेट ना करे वो, एंटिसिपेटरी ब्रीच हुई है ना। दूसरा तरीका क्या है बेटा? कि वो कैंसिल ना करे और वो वेट करे। कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, वेट टिल द ड्यू डेट, एंड देन इफ नो परफॉर्मेंस अकर्स सू फॉर ब्रीच। वेट करो ड्यू डेट का, फिर भी कैंसिल होता है, फिर क्या करोगे? केस। आ रहा है समझ? आ रहा है आ रहा है आ रहा है समझ में? हालांकि जो प्रोमिसी है वो फंस सकता है अगर वो क्या करेगा? वो वेट करेगा। क्योंकि अगर वो इमीडिएटली कैंसिल कर दे तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, पर अगर वो वेट कर रहा है तो एक ऐसी चीज है जिसके कारण उसको नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब एंटिसिपेटरी ब्रीच हुई तो वो सामने वाले पे केस कर सकता था, पर उसने बोला कि नहीं वेट करूंगा, वेट किया, अब वो करना ही इम्पॉसिबल हो गया, तो क्या होगा? तो प्रोमिसर इस बात का फायदा उठा ले जाएगा। समझ में रहे? क्योंकि वैसे तो उसने ब्रीच किया था, लेकिन तुमने डिसाइड किया कि नहीं ड्यू डेट तक देखेंगे करता है कि नहीं, और ड्यू डेट तक वो काम ही इम्पॉसिबल हो गया। तो अब यहां पर प्रोमिस ही रोएगा। समझ में आ रही है बात? ये बात इंग्लिश में कैसे लिखी है? हाउएवर बाय कीपिंग इट अलाइव, द promisee also risks the possibility that the promiser might eventually perform or claim supervening impossibility, which could discharge the contract altogether without giving any benefit to the promisee. He will not have right for damages. करते हैं अपन लोग बहुत सारे डिस्कस। कोई भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। गाड़ी वाला एग्जाम्पल बताया था जिसमें कि दूसरा दूं, वही वाला बता दूं। मैंने 5 के लिए गाड़ी बुक करी थी, 3 को उसने मना किया,
मैंने वेट किया, फिर गवर्नमेंट का रूल आ गया कोई गाड़ी नहीं जाएगी, तो अब मैं उससे डैमेजेस भी नहीं क्लेम कर सकता। अदरवाइज मैं 3 को डैमेजेस क्लेम कर सकता था, पर सिंस मैंने क्या डिसाइड किया, नहीं मैं वेट करूंगा। केस कर दो उसके ऊपर, 5 में इम्पॉसिबल होता है। फिर से सुनो, 3 को जब मैं केस कर रहा हूं तो अब 5 का कोई मतलब नहीं है। फिर से याद करो मैंने क्या बोला था। लेकिन जाने के तो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या बोल रहा हूँ इस बात को सुनो पहले, और पहले इसको प्रॉपर एक्नॉलेज करो, फिर अगला सवाल। अगर 3 को उसने ब्रीच किया और 3 को मैंने भी कर दिया ब्रीच, तो अब आगे की बात गई भाड़ में। अब आगे की बात का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहीं पर सारा समापन हो चुका है। क्योंकि उसने 3 को कैंसिल किया, मैंने कहा ठीक है तुम कैंसिल कर रहे हो, मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ, लाओ दो डैमेजेस, कहानी खत्म। नहीं आया समझ में? तो अब पॉइंट ये है कि 5 को कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। 5 की इम्पॉसिबिलिटी का मतलब कब है? जब 3 की ब्रीच को उसने क्या किस तरीके से टेकन अप किया, कि मैं वेट करूं। सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्रॉमिस 3 को केस करता है तो कोर्ट केस बाद में जाता है वहां पे। लेकिन डेट तो फाइनलाइज हो गई ना, कि किस दिन ब्रीच हुआ। प्रॉमिस कहने लगे कि 5 को परफॉर्म करने पॉसिबल नहीं था, ये बात ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 से पहले कर दिया। खत्म हो गई ना बात वहां पर। मैं कह रहा हूँ फिर 5 को इम्पॉसिबल हो जाएगी, दलील का कोई मतलब नहीं है कानूनन। समझ में आ रहा है कानून में क्या लिखा है? तो ये 3 को ब्रीच हुई ना, बस खत्म हो गई बात। ऑब्वियस सी बात है, वकील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कानून के बाहर जाएंगे तो जज ही उनको चिल्ला देगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि कहीं ना किसी सेक्शन की बात करोगे ना आप, ये वाला तो एप्लीकेबल ही नहीं हो। ऐसे केस में तो जज जो है वो वकील को रगड़ देगा कि भैया तुम तो इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा है कानून का, तो तुम केस कैसे लड़ रहे हो? तुम्हें पता है, तुम देखे इस तरीके के वो, कि अगर जज के सामने थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है ना, तो वो बहुत बुरी तरीके से छाड़ देता है। क्योंकि जुडिशरी का जो सिस्टम बना है ना, वो पूरा सेपरेट बना हुआ है। सरकार का कोई व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। आ रहा है ये समझ में? ठीक है ना, मतलब प्रेसिडेंट को राजा मान करके इंडिपेंडेंटली बनाई गई है जुडिशरी, तभी तो वो जस्टिस कर पाते। उनके ऊपर प्रेशर रहेगा तो फिर तो नहीं हो पाएगा। चलो, हाँ, और कोई सवाल? जी, तो वो 3 तारीख को इम्पॉसिबल हो जाएगा मतलब, नहीं, चेंज इन लॉ 4 को हुआ ना, मैं ये बोल रहा हूँ। वो बीच तो हुआ नहीं, तो डैमेजेस कैसे क्लेम करें? पूरा केस बनाओ, और आपने बोला कि 4 तारीख को अगर लॉ चेंज हुआ पूरा केस बनाओ। मैंने गाड़ी बुक करी, 5 की ड्यू डेट थी। अब क्या हुआ, 3 को मना हुआ, 3 को उसने प्रेसिपिटेटरी ब्रीच करी। मैंने क्या किया, वेट किया कि कैंसिल किया? तो 3 को लॉ चेंज हुआ तो तुम तुम समझो मेरी बात, समझो। तुम ये बताओ कि एंटिसिपेटरी ब्रीच हुई कि नहीं हुई, कि पहले लॉ चेंज हो गया? तो फिर ये बोलो कि 2 को ही लॉ चेंज हो गया। नहीं आया समझ में? अगर 2 को लॉ चेंज हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, समझ में आ रहा है? तो अब जो प्रोमिसर है, वो ये थोड़ी आकर के बोलेगा कि मैं नहीं करूंगा। अब वो ये बोलेगा अब मैं कर ही नहीं सकता। नहीं आया समझ में? कि अब तो भैया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कानून ने बना दिया, तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, तो वो ब्रीच है ही नहीं। इसका उससे आपने ये वाला एग्जाम्पल दिया, कौन सा वाला? लॉ चेंज हुआ तो इसका इम्पॉसिबल। लॉ चेंज हुआ उसके बाद इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन मैंने उसके पहले, लॉ चेंज होने के पहले एंटिसिपेटरी ब्रीच करी, और लॉ चेंज होना ही इम्पॉसिबिलिटी है। मैंने क्या केस बनाया मैं बताता हूँ। मैंने केस बनाया कि 5 की गाड़ी बुक करी, 3 को एंटिसिपेटरी ब्रीच हुई, 4 को कानून चेंज हुआ। तो अब 5 को अगर नहीं होगा परफॉर्म, तो प्रॉमिस ही केस नहीं कर सकता। बोलो।
सारी सिचुएशंस क्लियर हो गई हैं या नहीं? पक्का? हाँ बताओ। बताओ। बोलो बेटा। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि उसने क्या चुना, वेट करने का चुना या कैंसिल करने का? ठीक है, बोलो। चलो उसके बाद फिर क्या है? एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच सबसे पहले तो इसको डिफाइन करना सीख लो। क्या है एक्चुअल ब्रीच? ऑन द ड्यू डेट और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, है ना? ऑन ड्यू डेट या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अगर मना किया है तो वो क्या है? एक्चुअल ब्रीच। An actual breach occurs when one party fails or refuses to perform their promise on the due date or during the contract's performance. ठीक है? Types of actual breach: breach at the time performance is due. When performance day arrives and one party does not fulfill their obligation. बोलो। डे आ गया और उसने परफॉर्म नहीं किया, सिंपल। A agrees to deliver 100 bags of sugar. On that day, A fails to supply. Actual breach. Or during performance, while the contract is in progress, a party stops or refuses to complete their obligation by word or action. जैसे ए ने गुड्स डिलीवर किए थे, पार्शली डिलीवर कर दिए, मिडवे हॉल्ट कर दिया और मना कर दिया कि भैया हम नहीं कर रहे कंटिन्यू। इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस है कि प्रोमिस केस कर सकता है। बोलो बेटा, यहां तक का मामला सब क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब हम बात करते हैं तो अब क्या, है ना? अगर सामने वाले ने ब्रीच किया, प्रोमिसर ने ब्रीच किया, तो प्रोमिसी के क्या अधिकार हैं? ठीक है बेटा। अ पार्टी हु सफर्स फ्रॉम ब्रीच कैन सीक डैमेजेस, मतलब मॉनिटरी कॉम्पनसेशन क्लेम करेंगे। कौन क्लेम करेगा? प्रोमिसर। किससे क्लेम करेगा बेटा? प्रोमिसी, जिसने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। हाँ, प्रोमिसर ने तोड़ा। वैसे दोनों पार्टी होती है, अपन नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन डिस्कस कर ले रहे हैं। सेक्शन 73 में लिखा है कि हाउ कॉम्पनसेशन इज डिटर्मिन्ड। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है बेटा। देखो जरा क्या दिया हुआ है, हाउ कॉम्पनसेशन इज डिटर्मिन्ड। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कैसे डिटर्मिन होता है? ठीक बात है। देखो, लॉस और डैमेज
मस्ट नेचुरली अराइज, सबसे पहला टाइप है ये एक्चुअली में, जिसको हम ऑर्डिनरी डैमेज भी बोलते हैं, है ना। तो अभी अपन लोग पढ़ेंगे एक एक करके टाइप, पहले जनरल बातें सुन लो। डैमेज ऐसे डिटरमिन होता है कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उनको डायरेक्टली कितना नुकसान हो गया, समझ में आ रहा है। दूसरा मैटर ऐसा होता है कि अम, हम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, तभी मैंने बात की थी कि भैया देखो, कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़ना, नहीं तो ये डैमेजेस लगेंगे, मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, तो भाई फिर आप भी मुझे इतना इतना डैमेजेस जो है वो दो। बोलो क्लियर है। ये क्या हो गया, स्पेशल डैमेज। ये क्या कहलाया, स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज का सीन ये होता है कि पहले से बता दिया मैंने, स्पेशल damages are recoverable only if the breaching party was informed in advance about the special circumstances causing potential extra loss। बोलो 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 बोलो, है क्लियर। अब ध्यान से सुनो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने तोड़ा कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हें नुकसान होगा, ये बात ठीक है, बट तुम कुछ स्टेप्स लेकर के उस नुकसान को कम कर सकते थे। तुम खड़े रहे कि नहीं, अब तो पूरा ही नुकसान होने दो, अब तो हम पूरा ही वसूलेंगे। ध्यान से समझना मेरी बात। जैसे कि मैंने एक गाड़ी वाले से बात की कि भाई मेरा ना फल का बगीचा है, तो वो फल से कुछ फल जो है वो मुझे पहुंचाने हैं दिल्ली, ठीक है ना। मैंने कहा भाई देखो, तुम 5 को गाड़ी ले जाना, हम 4 को तोड़ देंगे फल, ठीक है। 5 को ले जाना ताकि 7 को वहां पहुंच जाए तो खराब है ना, क्योंकि फिर वो क्या होगा, खराब हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि भैया तुमने अगर मान लो क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो देखो स्पेशल केस है, मैं तुमसे ज्यादा वसूल लूंगी, ये बात ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब उसने मना किया, समझ में आ रहा है। अब एक और ट्रक था जिसको मैं कर सकता था बाद में, पैसे ज्यादा ले रहा था ना थोड़े से, और माल तो खराब नहीं होता, पर मैंने ट्रक वाले से बात ही नहीं की, मैंने पूरा माल सड़ने दिया, मैंने कहा नहीं मैं इससे पूरा वसूलूंगी, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। तो समझ में आ रहा है ना, ड्यू डेट पे उसने मना कर दिया, तो मैंने ड्यू डेट पे फिर दूसरे वाले से बात नहीं की, मैंने कहा सड़ने दो उसको, मैं इसी से वसूलूंगा। ये गलत है। तो जब आपको डैमेजेस मिलते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि आप उस डैमेज को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते थे, और अगर आपने वो कोशिश पूरी नहीं की तो damages complete। डैमेजेस कम मिलेंगे। क्लियर है ना। तो रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज लॉस, और नो कॉम्पनसेशन फॉर इनडायरेक्ट और रिमोट लॉस। देखो बेटा क्या होता है ना, मैं बोल रहा हूं उसको कि अरे तुम ले जाते ट्रक, तो वो फल मैं बेचता, मेरे को 1 करोड़ का फायदा होता, तुम भरोगे वो 1 करोड़ रुपए। दिस इज इनडायरेक्ट और रिमोट लॉस, ये आपको नहीं मिलने वाला। नहीं आया समझ में? कभी भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट टूटा है उसके कारण जो नुकसान हुआ है वो मिल जाएगा, पर ऐसे इनडायरेक्ट लॉस नहीं मिलेगा कि तुम ऐसे बोलने लगो कि भैया इसके कारण तो वो 1 करोड़ कमाते हो, फिर उसको एफडी में लगाते तो इतना कमा लेते, तो ऐसे तो फिर कभी रुकेगी नहीं ना बात, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप का डैमेज, सबसे फर्स्ट टाइप का डैमेज आपका क्या है, ऑर्डिनरी डैमेज। व्हाट इज ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज वो है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, और आपको डायरेक्टली लॉस हुआ। जो डायरेक्ट लॉस, डायरेक्ट लॉस सिंपल सा होता है
कि मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया 100 रुपए का, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मुझको 110 रुपए में वही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। ये 10 रुपए सीधे सीधे किस बात के हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। बोलो 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 बोलो। हेलो हेलो, आए समझ में? है ना? तो डायरेक्ट एंड नेचुरली अरोज, ठीक है, आउट ऑफ द ब्रीच, वो क्या कहलाएगा बेटा? ऑर्डिनरी डैमेज। हार्डली बैक्सिंडेल का एक केस है, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में भी आता है। हार्डले बैक्सिंडेल का जो केस है बेटा, स्पेशल डैमेज में भी अपन करेंगे। तो केस याद रखना, इसी केस की सिचुएशंस बदल के ये अगले टॉपिक में भी यूज करने वाले हैं। तो इसमें हुआ ये था कि एक बंदा जो था, उसकी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में मशीन थी, मशीन का एक पार्ट था, वो पार्ट उसने दिया, बोला कि भैया ये बनवा ला। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब उसने डिले करवा दिया, जिसको पार्ट दिया था बनवाने के लिए उसने डिले करवा दिया। जिस बंदे को दिया था पार्ट बनवा के लाने, मतलब गांव में उसकी फैक्ट्री थी, उसने बोला जा ये शहर से बनवा ला। तो जिसको पार्ट, जिसको दिया था, उसने डिले कर दिया। तो कंपनी ने उस पर केस की कि भाई नुकसान है, तेरे से बात हुई थी, तुम बनवा के लेकर के जाओगे, तुम जबरदस्ती नहीं बनवाया मतलब टाइम से। तो डिफेंडेंट इज लायबल फॉर दोज लॉसेस दैट बोथ पार्टी न्यू आर लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच। ऑब्वियस सी बात है, उसने टाइम पे नहीं बनवाया, उसके कारण उसको नुकसान हुआ। समझ में आ रहा है? जो डायरेक्ट वाला नुकसान है। क्लियर है कि फ्लोर मिल्क का क्रैंकशाफ्ट जो था, ये वही है जो एग्जांपल मैंने दिया, उसको रिपेयर की जरूरत थी। जो गाड़ी वाला था, उसने वापस करने में देरी कर दी, जिससे डाउन टाइम एक्सटेंड हो गया, मतलब खाली पड़ी थी फैक्ट्री, वो ज्यादा दिन खाली रह गई। तो कैरियर, अच्छा अब यहाँ पर कैरियर को उसने ये नहीं बताया था कि फैक्ट्री खाली रहेगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो सिर्फ उसके डिले का नुकसान उसको भरना पड़ा, नॉर्मल कैरेज। आ रहा है समझ? कुछ भी अमाउंट ऐसे एस्टिमेट करके वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। कैरेज का क्या लॉस होगा? लॉस तो मिलेगा वो। भाई कैरेज का लॉस मतलब कि उसने डिले किया ना, तो उसके कारण उसकी फैक्ट्री के वर्कर को उसको जो पेमेंट करनी पड़ी एक्स्ट्रा। आ रहा है समझ में? या संडे को रोकना पड़ा, नहीं आया समझ में? नॉर्मल नॉर्मल। क्लियर है? एक और एग्जांपल है, ये जो है वो बी से बोला कि भाई चावल के बोरे 5,000 में बेचेगा 2 महीने में। जब टाइम आया तो 5500 हो गया, तो उसने मना करने लग गया। मना किया तो ब्रीच है। ब्रीच है तो 500 रुपये पर बैग का डिफरेंस वो ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम कर सकता। सिंपल बात हो गई। बोलो बोलो, है ये क्लियर? है कि नहीं? अब स्पेशल डैमेजेस याद रखना बेटा, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना हम, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आया हुआ टॉपिक है, सेक्शन 73। क्लियर है? लॉस और डैमेज बियॉन्ड द ऑर्डिनरी कोर्स रिकवरेबल इफ द प्रोमिसर न्यू अबाउट स्पेशल कंडीशंस। मतलब लॉस और डैमेज, है ना, लॉस और डैमेज अगर ऑर्डिनरी कोर्स से आगे जा रहा है और प्रोमिसर को पता था स्पेशल कंडीशंस के बारे में, सेम हेडली बैक्सेंडेल वाला जो केस है, उसमें अगर मान लो वो उसको बता देता कि भाई इसको टाइम से दे देना, नहीं तो मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी रहेगी, तो मेरा जो प्रॉफिट है उसका भी नुकसान होगा। द मोमेंट उसने ये बता दिया, स्पेशल कंडीशंस कम्युनिकेट हो गए, एंड इन दैट केस जो कंपनी वाले हैं, जिनको लेट उनका क्रैंकशाफ्ट रिपेयर होकर मिला, तो वो क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। बोलो, क्या है क्लियर? हम्म, ठीक बात है ना?
A gave machine to B, telling him it's needed urgently to run A's mill. B delays because B knew the mill's profit depends on timely delivery. A recovers ordinary damages for downtime, but if A had separate government contract not disclosed to B, B wouldn't pay for the separate lost profit. बेसिकली लॉस्ट प्रॉफिट को वो पे करेगा, पर यहाँ एक और बात इंट्रोड्यूस कर दी रिमोट लॉस वाली। एक पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, वो कह रहा है कि तुमने डिले किया इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा कैंसिल हो गया, ये नहीं आप कर पाओगे क्लेम, क्योंकि वो क्या हो गया, रिमोट टाइप का हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। यानी नॉर्मल प्रॉफिट्स आप क्लेम कर पाओगे, जितने दिन फैक्ट्री बंद थी नॉर्मल प्रॉफिट, तो बोले तुम्हारे चक्कर में हम वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पा, उस कॉन्ट्रैक्ट का पैसा तुम ही भरोगे, ये ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं मिलेगा। बोलो बेटा बोलो। यस ठीक है, ठीक है। अब विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेज। बेटा विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव भी बोलते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। इसका मीनिंग होता है कि जो बंदा है वो क्या कर रहा है, उसका दिमाग खराब हो जा रहा है, अग्रीव पार्टी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये सिर्फ दो पर्टिकुलर केसेस का कवर किया हुआ है कि शादी का वादा करके मुकर गए। देखो, damages awarded to punish or make an example of the breaching party। ये वाला damages जो कोर्ट अवॉर्ड करती है, ये काहे के लिए, ताकि एग्जाम्पल सेट कर पाए लोगों के सामने कि देखो ये सब मत करना। तो जैसे किसी ने शादी का प्रॉमिस करके क्या कर दिया, ठुकरा दिया, तो इमोशनल डैमेज के बेसिस पर उसको पैसे मिल जाते हैं। बोलो। बोलो 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 बोलो। हम्म। यस अब दूसरा क्या है, जैसे मान लो मेरे पैसे, मेरा बैंक अकाउंट है ना। अब मैंने तुमको चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, जबकि मेरे अकाउंट में पैसे थे। किसकी गलती है, बैंक की। तो मैं बैंक पे केस करूंगा, अरे तुमने इज्जत का फलूदा कर दिया। अरे समझ, तो पैसे अकाउंट में, चेक बाउंस कर दिया, तुमने क्या सोच रहा होगा सामने वाला मेरे बारे में। इसके लिए मैं बैंक से क्या क्लेम करूंगा, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज। क्योंकि बैंकर ने क्या किया, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। इन दोनों में मेनली पता क्या है, इन दोनों में मेनली रेप्यूटेशनल लॉस है। आ रहा है समझ, ये दिमाग खराब होने वाला है। पहले वाले में इमोशनल डैमेज है, दूसरे वाले में क्या है कि मेरी तुमने साख खराब कर दी। साख खराब कर दी मतलब, आ रहा है समझ। ठीक है बेटा, फिर क्या है, नॉमिनल डैमेज। बेटा नॉमिनल डैमेज क्या होता है, देखो एक चीज समझना। मान लो तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, पर तुम अड़ी दिखा रहे हो। मतलब तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ा और तुम अड़ी भी दिखा रहे हो। समझ में आ रही है बात, मतलब तुम गलती नहीं मान रहे, और मुझे लग रहा है कि अरे यार गलत हुआ है। समझ में आ रहा है, ये प्रॉपरली एस्टैब्लिश होना चाहिए लोगों के सामने। ये वही बात है कि एग्जाम्पल सेट करना है या वो सारा कुछ है। तो मैंने कोर्ट में केस किया और मैंने 1 रुपया डैमेज मांगा तुमसे। समझ में आ रहा है, तो डैमेज मैंने 1 रुपये मांगा है, लेकिन मतलब मेरा मकसद डैमेजेस नहीं है, मेरा मकसद है तुमको गलत साबित करना। ये कहलाता है क्या बेटा, नॉमिनल डैमेज। जिसमें तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मैं तुम पे केस कर रहा हूं, और नॉमिनल, नॉमिनल मतलब नाम की,
10 रुपए का डैमेज क्लेम करना। ठीक है। डेफिनेशन, अवॉर्डेड व्हेन ब्रीच इज प्रूवन बट द अग्रीव्ड पार्टी सफर्स नो रियल लॉस। बोलो बेटा। ठीक है। तो अमाउंट बहुत छोटा हो सकता है, मान लो 1 रुपए भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा। अब ये जो है ये अलग टाइप का है। मैंने जो गाड़ी वाला था उसको सामान दिया, पेरिशेबल था, मैं उसको बोला टाइम से पहुंचा देना। उसने जबरदस्ती डिले किया, गाड़ी में रखा हुआ माल खराब हो गया। अब मैं डिटेरियोरेशन मतलब सड़ जाना, खराब हो जाना। अब मैं इस डिटेरियोरेशन का क्लेम किससे करने वाला हूँ बेटा? क्लियर है? If goods deteriorate due to unreasonable delay in transit, the carrier may be liable. Deterioration implies physical damage or lost opportunity for sale. अच्छा, यहाँ पर क्या है कि भाई पता चला कि डैमेज नहीं हुए, पर टाइम ही निकल गया, मेला लगा हुआ था कहीं पर, मेरे को गुड्स भिजवाने थे, मेला खत्म हो गया तब गाड़ी पहुंची, तो भाई मेरी तो अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल ही निकल गई। ये नुकसान मैं किससे वसूलने वाला हूँ बेटा? गाड़ी वाले से। फिर इसमें कितना नुकसान वसूल हुआ? देखो, कितना उसका अमाउंट आप जो है वो पर्टिकुलर केस टू केस बेसिस पर देखोगे। जैसे क्योंकि उसमें से प्रॉफिट का नुकसान हुआ है। देखो समझो, मैंने उसके चक्कर में खरीदा था, अब मुझे उसको स्टोर करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? मैं ये क्या कह रहा हूँ, सरकमस्टेंसेस के बेस पर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम ये मत सोचो कि भाई उसका कुछ एस्टिमेशन एस्टिमेशन मतलब इजीली पॉसिबल, समझ रहे, या कोई डैमेज नहीं है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, अभी उस पर मत जाओ। क्लियर है? कानून में लिख भी नहीं सकते ना, कितने सरकमस्टेंसेस लिखेंगे, कितने प्रकार के गुड्स, कितनी प्रकार की सर्विसेज। ठीक है। सर इसमें मतलब डिलीवरी कैरियर को पता भी नहीं चाहिए कि उसमें ऐसा माल है जो खराब हो सकता है। फिर से क्या? जैसे अपन ने ट्रांसपोर्ट में सब्जियां भिजवा दी हम्म। और फिर कैरियर से कह रहे हैं कि वो खराब हो गई सब्जियां लेट होने के चक्कर में। नहीं क्या, अपन ने सब्जियां भिजवाई ट्रांसपोर्ट से। और वो खराब हुई ना, तभी तो कह रहे हैं ना अपन। लेकिन सर ट्रांसपोर्ट वाले को पता नहीं था कि इसमें सब्जी है। अरे नहीं, ये हाइपोथेटिकल केस नहीं बना सकते अपन। आप कभी भी गाड़ी में कोई चीज लोड करते हो तो ये बात गाड़ी वाले को पता रहती है। अरे सुनो, और अगर आपने गाड़ी वाले को नहीं बताया है तो ऑब्वियस ही बात है, फिर वो दूसरे सेक्शन में जाएगा कि भैया आपने कॉन्ट्रैक्ट गलत बातों को करके किया, तो वो तो अवॉइडेबल हो जाएगा, फ्रॉड और ये। वो तो ये बोलेगा कि अरे भाई हम तो पेरिशेबल चीज लेके ही नहीं जाते, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल हो जाएगा। किस बेसिस पे? फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। मैटर ही डिफरेंट हो जाएगा ना फिर तो, सेक्शन ही दूसरे लग जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। यहां तक पढ़ो पढ़ो एक बार, फिर आगे पढ़ेंगे। विंडिक्टिव बहुत पर्टिकुलर 2 केसेस का कवर करता है, नॉमिनल किसी भी केस में हो सकता है। ठीक है। और विंडिक्टिव में अच्छा खासा डैमेजेस का अमाउंट आता है। विंडिक्टिव में ये 1 रुपए 10 रुपए नहीं आता है।
बोलो। फिर क्या बेटा? अब है प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। ध्यान से सुनना बेटा। देखो, एक होता है स्पेशल। स्पेशल डैमेज क्या होता है? जिसमें कि हम सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई देख, अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मेरा कुछ स्पेशल नुकसान हो जाएगा, मेरा केस डिफरेंट है, तो मैं वो वसूलूंगा। ये बिल्कुल अलग बात है। ठीक है ना? अब क्या हो रहा है, मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा ले रहा हूं, एक एस्टिमेट करते हैं प्रॉपर कि भाई देखो, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो कितना क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। पूरा एस्टिमेट बना करके एक अपन ने अमाउंट लिया, और उस अमाउंट को अपन ने कहाँ लिख दिया? कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में? एस्टिमेट किया कि 10,000 का नुकसान होगा, 10,000 रुपये लिख दिया। दिस 10,000 इज व्हाट? लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मीनिंग याद रखना। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, अब मान लो कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि भैया अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना, 1 लाख रुपए पेनल्टी दोगे तुम। कोई एस्टिमेट नहीं, कुछ नहीं। और मेरा नुकसान भी 10-15 हजार रुपए का होगा, लेकिन मैंने क्या लिखवा दिया? कि तुम 50,000 रुपये दोगे, नहीं तुम 1 लाख रुपए दोगे अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो। ये क्या कहलाती है? पेनल्टी। अब मेन बात तो यही है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? समझ आ रहा है? तो देखो, कानून का इसमें ना अलग अलग सिचुएशन का कुछ नहीं है। कानून ने कोई बाइफरकेशन नहीं कर रखा है लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में। कोर्ट का सीधा सा कहना है कि भैया देखो, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टूटा और आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक एस्टिमेटेड अमाउंट अगर लिख रखा है, पेनल्टी तो नहीं मिलेगी। पेनल्टी तो नहीं मिलेगी। ठीक है ना? क्योंकि वो तो अनरीजनेबल फालतू का अमाउंट है। लिक्विडेटेड डैमेजेस भी जो आपने लिख रखे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात पहले। लिक्विडेटेड डैमेजेस भी जो आपने लिख रखे हैं, वो कितने मिलेंगे आपको? अप टू लिक्विडेटेड डैमेजेस। मान लो आपने लिखा हुआ है कि भैया 10,000 तक का, 10,000 का डैमेज मिलेगा, तो कोर्ट जो है वो अप टू 10,000 का आपको देगा, डिपेंडिंग ऑन कि कॉन्ट्रैक्ट से आपको कितना नुकसान हुआ, फिर से एस्टिमेट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट ये है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस लिखो कि पेनल्टी लिखो, कोर्ट हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा, तो कोर्ट विल अलाउ अ रीजनेबल कॉम्पनसेशन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ liquidated damages mentioned in the contract. बोलो, क्या है? क्लियर है? हेलो हेलो। तो when parties stipulate an amount for breach, the court will award reasonable compensation not exceeding that amount. The label penalty liquidated damages does not bind the court. It assesses actual loss versus the sum named. ठीक है? रीड करो। स्टिपुलेट मतलब कि लॉ उसमें लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट।
बोलो, क्लियर है? जैसे पेनल्टी है 1 लाख की, पर रियल लॉस 70,000 का है, इंजर्ड पार्टी को मैक्सिमम कितने मिलेंगे बेटा? 70,000। अगर एक्चुअल लॉस 1.5 लाख का है तो मैक्सिमम कितना मिलेगा बेटा? 1 लाख। कोर्ट जो है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी में कोई ऐसा बाइफरकेशन नहीं करता है, वो रीजनेबल डैमेजेस ही देता है आपको। हम्म। और वो लिखने का क्या मतलब है? अरे भाई समझो, लोग पहले से बहुत सारी चीजें करते आ रहे हैं, कानून ये बता रहा है कि ये करना वैलिड है कि नहीं है। हम कानून देख करके, कायदा ये कहता है ना, कानून देख करके लिखो, बट लोग तो कानून बनने से पहले ही कर रहे हैं ना। दूसरा, बहुत सारे लोगों को कानून पता नहीं है, तो वो अपने हिसाब से चीजें करते हैं। हम कानून के थ्रू यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है बात? सोचो किसी ने आधा अधूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हो, तो उसको लगेगा कि हाँ, तुमको नुकसान देना पड़ेगा, तो हम लिख दें कॉन्ट्रैक्ट में कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तुम 1 लाख रुपए दोगे, तुम 3 लाख रुपए दोगे। अब ये वैलिड है कि नहीं है, ये क्या पता। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं जिससे हमको ये पता लग रहा है कि भैया ये वैलिड नहीं है। आ रहा है समझ? कोर्ट आपको मैक्सिमम इतना ही डैमेज देगा और यही कोर्ट में होगा। क्लियर है? ये बात हमको तब पता चल रही है जब हम इसको पढ़ रहे हैं। ये बात उन किसी को नहीं पता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ गए इस बात को? हम लोगों को पता मतलब। चलिए, एक्स ने, है ना, एक पंडित को बोला 10,000 रुपए देंगे चैरिटी में। उसके बेस पे, ये तो कंसिडरेशन में ही पड़ा था, उसने 7,500 रुपये खर्च कर दिए, तो 7,500 रुपये तो रिकवर वो कर ही सकते। बोलो 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 बोलो, क्लियर है? बोलो बेटा। पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड damages. Background. When drafting a contract, parties may predetermine an amount payable if one side fails to perform. ठीक है? पार्टीज आपस में पहले से तय कर सकती हैं प्री एस्टिमेट। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी समय उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया ये वाला अमाउंट जो है वो अपन चार्ज करेंगे। Yes. सवाल ये है कि क्या कोर्ट एक्सेप्ट करेगा इस प्री फिक्स्ड फिगर को एज ए डैमेज? इसी बात का जवाब अभी मैंने आप लोगों को दिया है ना? तो अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ है, बात वही ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ठीक है। इंग्लिश लॉ में है ये बाइफरकेशन लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी का। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट होता है, कोर्ट एनफोर्स कर सकता है फुल अमाउंट। ठीक है ना? पेनल्टी एक अनरीजनेबली लार्ज सम है ना, डिजाइन टू फोर्स परफॉर्म। पेनल्टी आमतौर पर काय के लिए होता है? पेनल्टी आमतौर पर वसूलने के लिए नहीं होता है, सामने वाले को डराने के लिए होता है कि अरे भाई देख, परफॉर्म कर ही देना, नहीं तो देख ले इतना इतना पैसा लग जाएगा तुमको। क्लियर है? कोर्ट्स डू नॉट एनफोर्स द एंटायर पेनल्टी, दे अवॉर्ड एक्चुअल लॉसेस ओनली। ठीक है? समझ में आ रहा है? इंडियन लॉ में कोई बाइफरकेशन ही नहीं है पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस का। कोर्ट एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन देते हैं, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? बोलो बोलो। इफ मान लो कि सम जो है वो बहुत हाई है, अनरीजनेबल है, तो ऑब्वियसली बात है कोर्ट रिड्यूस कर देगा कि भैया एक्चुअल लॉस ही आपको देना पड़ेगा। और कन्वर्सली, अगर एक्चुअल डैमेज ज्यादा है तो प्रॉमिस रिकवर नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम कितना कर पाएगा बेटा? बिल्कुल सही, जितना कि लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा?
हेलो हेलो। यस इसमें एक एक्सेप्शन है, सरकारी काम अगर हाथ में ले रहे हो ना बेटा, तो सरकार तुम्हें लूट सकती है, सरकार पेनल्टी भी मांग लेगी। एक सेकंड। हेलो। हाँ, ठीक है, समझ गए बात को, कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो पब्लिक ड्यूटी के, उसमें अगर वो तोड़ा तो सरकार तो बेटा पेनल्टी भी क्लेम कर लेगी फिर। ठीक है। A contracts with B that if A practices as a surgeon in Kolkata, he will pay B rupees 50,000. If A does so, B can claim up to 50,000 as the court sees reasonable. Up to 50,000, जितना रीजनेबल लगेगा कोर्ट को। ए ने 10,000 रुपए बोरो किए, बी ने बॉन्ड दिया 20,000 का। 20,000 का बॉन्ड कैसे दे दिया, ये तो डबल हो गया ना, समझ में आ रहा है। और 5 साल की इंस्टॉलमेंट में 4-4 हजार की, तो उसमें लिखा है कोई भी अगर मिस किया इंस्टॉलमेंट तो पूरा का पूरा सम ड्यू हो जाएगा, ये पेनल्टी, क्योंकि ये रीजनेबल नहीं है बेटा। नहीं आया समझ में? अनरीजनेबल अमाउंट पेनल्टी होती है, वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ए ने 10,000 रुपए बोरो किए बी से, 5 मंथली इंस्टॉलमेंट में देना है उसको वापस, और वही क्लॉज लिखा है कि अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट मिस हुई तो पूरा अमाउंट ड्यू हो जाएगा। ये वैलिड है, क्यों? क्योंकि ये पूरा 10,000 रुपए ले रहा है वापस। वहां दिक्कत क्या थी कि 20,000 रुपए ले रहा है, तो ये फेयर टर्म। क्लियर है? लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में डिस्टिंक्शन क्या है? तो पेनल्टी बहुत ही एक्सेसिव सम होता है बेटा, ठीक है। दूसरा, अगर ड्यू डेट पे कोई सम है ड्यू, अगर नहीं दिया तो एडिशनल सम आपको देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो अगर एडिशनल सम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा? पेनल्टी। समझ में आ रहा है? उसके अलावा लिखा है कि भाई देखो, टर्मिनोलॉजी कंक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब जो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म कोई भी लिखें, वो लिख लें पेनल्टी, वो लिख लें कॉम्पनसेशन, वो लिख लें लिक्विडेटेड डैमेज, तुम कुछ भी लिखो, कोर्ट कानून के तौर पर देखेगा कि लिक्विडेटेड डैमेजेस कितना बनना चाहिए, पेनल्टी क्या है वो तो एक्स्ट्रा है। अरे समझ में? तो कोर्ट जो है वो रीजनेबिलिटी देखेगा और उस हिसाब से अमाउंट देगा। वो बिल्कुल इसको भूल जाएगा कि तुमने क्या लेबल कर रखा है अपने कॉन्ट्रैक्ट में। कोर्ट जो है वो फेयरनेस देखेगा। क्लियर है? क्लियर है? यस पर्पस, पेनल्टी को एक थ्रेट की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि पेनल्टी कोई लॉस की वसूली तो है नहीं। पेनल्टी क्या है? पेनल्टी के नहीं निभाओगे तो देखो इतना पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए निभा देना। तो पेनल्टी आपके पैसे कमाने के लिए नहीं होता है, पेनल्टी सामने वाले को टेरराइज करने के लिए होता है कि निभा ही देना। समझ में आ रही है बात? लेकिन खैर एप्लीकेबल तो है ही नहीं। ठीक है। इंडियन लॉ में कोर्ट रीजनेबल अमाउंट देता है, इग्नोरिंग द पेनल्टी और लिक्विडेटेड लेबर। बोलो, क्या ही क्लियर है ना? अदर रेमेडीज अपन लोग अगली कक्षा में पढ़ लेंगे। ठीक बात है, ओवर करें।